दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं काकुमे की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सारे के सारे सेयन्स वेजिटा के खिलाफ हो जाते हैं एंड वेजिटा को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, जिसके वजह से वेजिटा फैसला करता है कि उसे अपनी असली ताकत उन्हें दिखानी होगी। एंड इसके बाद वेजिटा सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आज हम वही से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए ये मैंने इनके क्रिएटर्स से जुड़े सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाके फॉलो करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मांगा को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो अपने सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में है एंड वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। और हम देखते हैं कि बाकी के तीनों सेयन्स भी बहुत ज़्यादा गुस्से में वेजिटा को देख रहे होते हैं। वो भी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, पर हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। एंड बाकी के बचे हुए सभी सेयन्स इन तीनों को देख रहे होते हैं एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में होते हैं। कावा अपने मन के अंदर सोचता है कि उन तीनों के अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर निकल रहा है। सभी के सभी सेयन्स बहुत ही ज़्यादा डाउट से वेजिटा को देख रहे होते हैं। उनके हिसाब से वेजिटा एक स्ट्रेंजर है एंड कोई स्ट्रेंजर आके उनके ऊपर हुकूमत नहीं चला सकता। वेजिटा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सभी सेयन्स को देख रहा होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वेजिटा को अपनी इज्जत बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बट इन सभी सेयन्स ने वेजिटा को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, जिसकी वजह से वेजिटा का गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। वेजिटा गुस्से में बाकी सारे सेयन्स को बोलता है, तुम सब डरपोक अगर जाना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर तुम लोग रोते हुए वापस आओगे तो ये मत सोचना कि मैं तुमसे नजरें मिलाऊंगा। जिस दिन दुश्मन तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा होगा उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आखिर किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आज तुम लोग यहाँ से जाते हो या भाग जाते हो तो तुम लोग सारी की सारी इज्जत खो दोगे। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक सेयन वेजिटा के पीछे आ जाता है एंड वो बोलता है कि अब तुम मुझसे लड़ रहे हो एंड मेरा सामना कर रहे हो। वो वेजिटा को अपने हाथों के बीच जकड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक से ही देखते हैं कि हम वेजिटा उनके हाथों के बीच में से निकल जाता है एंड उसके पीछे चला जाता है। उसके हाथ दोनों हाथ टकराने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर निकलता है। एकदम से रूबा पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि उसे लगा नहीं होता कि वेजिटा इतना तेज निकलेगा। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से उसके सामने आ जाता है एंड उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटा का पंच इतना ज़बरदस्त था कि उसका पंच उसके पेट के अंदर तक चला जाता है। तक उस सेयन को रियलाइज होता कि वेजिटा ने उस पर हमला कर दिया है, तब तक वेजिटा का पंच उसे लग चुका होता है और वेजिटा के इस पंच की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वेजिटा को चेहरे को देख के ये पता लग रहा होता है कि वेजिटा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है एंड वो इन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला है एंड इनकी ताकत वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक के बाद रूबा काफ़ी सारे सेयन से टकराने के बाद काफ़ी दूर जा रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिरिक भी वेजिटा के ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक होता है। एकदम से लिरिक वो अटैक वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है एंड हम देखते हैं कि ये अटैक वेजिटा से टकरा जाता है, पर वेजिटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार ही फिर से वेजिटा साबित कर देता है कि प्लेनेट सैडाला के सेयन्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। लिरिक को लगता है कि उसके अटैक से वेजिटा को शायद थोड़ा बहुत चोट पहुंचा होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बिल्कुल सही सलामत होता है एंड वो लिरिक को जाके एक अटैक कर देता है। वेजिटा लिरिक के पेट में एक बहुत ही जोरदार किक मारता है एंड जिसकी वजह से लिरिक पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये पता चलता है कि लिरिक और वेजिटा की ताकत के बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी और आखिरी सेयन भी वेजिटा के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। वो एक की ब्लास्ट करती है एंड इससे वो वेजिटा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वेजिटा अपने आप को उसके अटैक से बहुत ही आराम से बचा लेता है, क्योंकि ये अटैक कोई आम अटैक नहीं था। अगर ये अटैक वेजिटा को लग जाता तो शायद वेजिटा को थोड़ा नुकसान पहुंचता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपना दोनों हाथ जमीन पे रखता है एंड फिनेल के पेट में एक बहुत ही जोरदार बैक किक मारता है। किक कितनी ज़बरदस्त थी कि फिनेल का आर्मर भी टूट जाता है। इसके बाद फिनेल बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरती है एंड एक चट्टान से जा टकराती है। तीनों के तीनों सेयन्स को हराने के लिए वेजिटा को सिर्फ एक एक अटैक करने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनेल के मुँह से खून निकल रहा होता है एंड वो बेहोश हो चुकी होती है। तीनों को वेजिटा बड़े आराम से हरा देता है बिना किसी एफर्ट के। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनेल जो चट्टान से टकराई थी वो चट्टान एकदम से टूट के फिनेल के ऊपर गिरने लग जाता है। कि तीनों के तीनों सेयन्स की हालत काफ़ी ख़राब लग रही होती है। इसके बाद वेजिटा बाकी सेयन्स की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुम लोग इस वक्त मुझे इस तरीके से देख रहे हो कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ, एक खून का प्यासा मॉन्स्टर, पर शायद तुम लोगों को ये बात समझ जरूर आ रही होगी कि कमज़ोर होना
क्या होता है। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई कि खुद को और खुद के लोगों को प्रोटेक्ट ना करने वाली फीलिंग कैसी होती है, वो भी एक ताकतवर एनिमी के सामने, जो कि ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि खतरनाक भी हो। तभी हम देखते हैं कि जो चट्टान फेनेल के ऊपर गिरी थी वो एकदम से हिलने लग जाती है। अचानक से हम देखते हैं कि उस चट्टान के ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं एंड वो चट्टान एकदम से फट पड़ता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि फेनेल सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फेनेल को देख के ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो पहली बार ही सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रही है। तो इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि यूनिवर्स 6 में कावा, केएल, कलिफला के अलावा भी बहुत सारे सुपर सेयन्स हैं। फेनेल बहुत ही बुरी तरीके से घायल लग रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मेरे किंग, मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वेजिटा फेनेल को सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वेजिटा ने पता लगा लिया होगा कि यूनिवर्स 6 में सेयन्स की पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है एंड बहुत सारे सेयन्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एकदम से फेनेल चिल्लाती है एंड बोलती है कि गाइस कम ऑन, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि लिरिक और रूबा दोनों की आंखें थोड़ी थोड़ी करके खुलने लग जाती है एंड वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। धीरे धीरे करके वो अपनी ताकत जुटाते हैं और पावर अप करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों भी सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है, क्योंकि 3 सुपर सेयन्स खड़े हैं और ये चीज़ एक बार ही फिर से साबित हो जाती है कि यूनिवर्स 6 के सेयन्स का पोटेंशियल यूनिवर्स 7 के सेयन्स के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं कि सेयन किंग एकदम से वहाँ पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम देखते हैं कि किंग सेडाला वहीं पर खड़ा हुआ रहता है एंड उसके पीछे रोबोट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। किंग सेडाला बोलते हैं कि जैसा कि मुझे लगा था, इन दिनों हम सिर्फ रोबोट्स पर ही विश्वास कर सकते हैं। तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हो मुझे धोखा देने में। इसके बाद वेजिटा किंग सेडाला से बोलता है कि ये क्या मजाक रखा लगा है, हमें अपनी बात सेटल करने दो। जैसे ही वेजिटा ये बोलता है, किंग सेडाला को एकदम से गुस्सा आ जाता है। किंग सेडाला बोलता है कि चुप हो जाओ। किंग सेडाला बोलता है कि तुम सभी को ये सब कुछ सेटल करने दूं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक बात जानता हूँ, इस डिमोनिक ताकत का इस्तेमाल मेरे प्लेनेट पे नहीं होगा। अगर तुमने फिर से इस ताकत का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर किंग सेडाला वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि फिनॉल पावर डाउन कर लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी एकदम से पावर डाउन कर लेता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है एंड वो बोलता है कि बुल्मा चलो यहाँ से। आखिर किंग सेडाला सुपर सेयन्स की फॉर्म को डिमोनिक फॉर्म क्यों बोल रहा है? इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स 6 में भी सुपर सेयन से रिलेटेड कोई लेजेंडरी स्टोरी जरूर है, जिसकी एंडिंग लगता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है और शायद वो एंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम एक प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तालाब है एंड उस तालाब के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है जो कि किसी के ऊपर नजरें गड़ाए हुए है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रॉस्ट और हीट आ जाते हैं। शायद हीट इस क्रीचर को यहाँ पर मारने के लिए आया है। हीट तालाब के अंदर इस क्रीचर को ढूंढ रहा होता है एंड ये क्रीचर भी हीट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये क्रीचर एकदम से पानी के अंदर चला जाता है एंड हंसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तालाब के अंदर सुपर स्पीड में तैर रहा होता है एंड वो अचानक से रुक जाता है एंड वो बोलता है कि मैं फुल स्पीड में तैर रहा था लगभग 20 मिनट से, मैंने ज़रूर उन लोगों को पीछे छोड़ दिया होगा। तो बोलने के बाद वो तालाब के अंदर से बाहर आ जाता है। इस क्रीचर के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ईवल स्माइल होती है। तभी वो क्रीचर मुड़ के देखता है कि हीट उसके पीछे ही खड़ा है। हीट हमेशा की तरह बहुत ही सीरियसली इस क्रीचर को देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। एकदम से ये क्रीचर हीट को देख के डर जाता है और अपना हाथ उठाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में काफ़ी सारे पत्थर है और एकदम से वो ये अटैक हीट के ऊपर शूट कर देता है। फ्रॉस्ट समझ जाता है कि हीट टाइम लैग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। एकदम से हीट अपने दोनों हाथों को आगे करता है और तभी ये क्रीचर अपना अटैक हीट के ऊपर शूट कर देता है। हम देखते हैं कि हीट के सामने आते ही ये पत्थर एकदम से रुक जाता है और हीट एकदम से इस पत्थर को अपने सामने से हटा देता है। हीट को लग रहा था कि वो इस पत्थर वाले अटैक से बच चुका है, बट एकदम से हम देखते हैं कि वो पत्थर वापस से यूटर्न लेके हीट की तरफ आ जाता है। पीछे से आके हीट को ये अटैक लगने वाला होता है एंड हम देखते हैं कि हीट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हीट इस अटैक से खुद को नहीं बचा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक अटैक आता है एंड वो इस पत्थर को तोड़ देता है। हीट भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि ये अटैक किसने किया होगा। फ्रॉस्ट बोलता है कि हीट थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। हीट को फ्रॉस्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हीट को अकेले रहना पसंद है एंड हीट के ना चाहते हुए भी फ्रॉस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हीट एकदम से अपना हाथ ऊपर करता है एंड इस क्रीचर के ऊपर अपना एक अटैक शूट कर देता है और एक ही झटके में हम देखते हैं कि वो
क्रीचर मारा जाता है। हीट फ्रॉस्ट को ये दिखाना चाहता है कि उसे उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हीट बहुत ही गुस्से से फ्रॉस्ट की तरफ देखता है। अभी हम देखते हैं कि हम किसी और प्लेनेट पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रीजा के रेस का एक क्रीचर चल रहा होता है। हीट इस क्रीचर के ऊपर भी नजरें गड़ाए हुए है। एकदम से हीट अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो इस क्रीचर को मार सके। वो इस क्रीचर को मारने के लिए अपना हाथ आगे करता ही है, तभी हम देखते हैं कि इस क्रीचर के ऊपर कहीं और से अटैक हो जाता है एंड ये क्रीचर वही के वही मारा जाता है। हिट को विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि उससे पहले ही उसका काम किसी और ने कर दिया। इस बार हिट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है एंड उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है एंड वो जानता है कि ये काम किसका है। वो मुड़कर देखता है, देखते हैं कि वहाँ पर फ्रॉस्ट है एंड वो हंस रहा होता है। ना कि सिर्फ वो हिट का पीछा कर रहा है बल्कि वो हिट के काम में भी इंटरफियर कर रहा है। फ्रॉस्ट बोलता है लगता है असासियन का काम तो बहुत ही ज्यादा आसान है। हिट एकदम से जाके फ्रॉस्ट के हाथ को पकड़ लेता है एंड बोलता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। फ्रॉस्ट बोलता है कि पता नहीं, लगता है कि तुम अपने टारगेट्स को आज हिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे हमेशा से ही बेहतर था। एकदम से फ्रॉस्ट का हाथ दबाता है एंड उसका हाथ टूटने लग जाता है एंड हिट उससे बोलता है कि तुम इससे आगे मेरा पीछा नहीं करोगे एंड तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? फ्रॉस्ट बोलता है कि मुझे बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा पर मेरी भी एक शर्त है। फ्रॉस्ट एकदम से हिट से दूर हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मुझसे बेहतर हो। आ जाओ अब हम लड़ते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि हीट भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ग्रैंड प्रीस्ट के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है एंड उन्होंने नए एंजल्स को रोकने के लिए जो भी कुछ किया उसके वजह से उनके बॉडी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा दर्द में है। उनकी बॉडी भी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई है। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के सामने एकदम से ज़ेनो का गार्ड आ जाता है। वो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कवर करने के लिए, पर किंग से ये ज़्यादा लंबे समय के लिए छुपा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें आज नहीं तो कल ये बात पता चली जाएगी। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को खतरे में मत डालो। ग्रैंड प्रीस्ट बैठे हुए हैं एंड उनकी सर की नसें अभी भी दिख रही है। इससे ये पता चल रहा होता है कि उस अटैक को करने की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा है और इतनी सी बात बोलने के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एकदम से ज़ेनो का गार्ड बोलता है कि ठीक है एंड वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही लॉर्ड ज़ेनो का गार्ड वहाँ से चला जाता है हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से दर्द से कर्राने लग जाते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहे होते हैं एंड हमें देख के ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ शायद कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये किसी तरीके का प्लेनेट होता है। ये शायद लॉर्ड बेलमोर का प्लेनेट होता है क्योंकि इसकी शेप वीरस के प्लेनेट जैसी है। वहाँ टोपो और जिरिन के साथ बैठा हुआ होता है एंड वो किसी पे नजर गड़ाए हुए है। देखते हैं कि मार्गेरिटा कुछ कर रही होती है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे डेस्पो भी है। अभी हम देखते हैं कि मार्गेरिटा किसी को हील कर रही होती है और ये होते हैं लॉर्ड बेलमोर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉर्ड बेलमोर ने अपनी मोर्टेलिटी को टोपो को ट्रांसफर कर दी थी जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई थी एंड ऐसा लग रहा होता है कि वो मर चुके हैं, पर हम देखते हैं कि मार्गेरिटा उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। टोपो को लॉर्ड बेलमोर की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा होता है एंड वो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपना पैर ज़मीन पे पटक रहा होता है। अभी गोवान बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि लॉर्ड बेलमोर, तभी हम देखते हैं कि जेरन उसे रोक देता है। तभी जेरन बोलता है कि मार्गेरिटा लॉर्ड बेलमोर को जिंदा नहीं कर सकती है, उसके पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है, पर लॉर्ड बेलमोर की जिंदा होने की अभी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। गोवान बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया। गोवान बोलता है कि मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं प्राइड ट्रूपर्स की तरह जस्टिस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसके लिए मैं प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिरिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो की तरफ देखता है। ये बात सुनने के बाद टोपो नीचे की तरफ देखता है और बोलता है कि गोवान तुमने एक बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम चूज़ किया है। गोवान एकदम से घबरा जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मेरे वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे इस वक्त तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। जिरेन एकदम से सोचने लग जाता है और वो बोलता है कि नहीं, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टोपो बोलता है कि हम लोग इस वक्त इतने ज़्यादा टेंशन में इसलिए है क्योंकि बेलमोर और मेरे बीच में इमोलिटी का ट्रांसफ़र अभी अभी हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिरेन बोलता है कि रही बात तुम्हारे प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन करने की, तुमने आकर हमको रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ इसलिए हम तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दे सकते, और अगर तुम एग्री करोगे तो हम तुम्हें एक मिशन पर ज़रूर लेकर जाना चाहेंगे और वहाँ पर तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख के तुम्हें रेट करेंगे। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो गोवान ये बात सुन के खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ थैंक यू जिरेन, मुझे मंजूर है। तभी हम एकदम से डिस्पोक की कान को देखते हैं। डिस्पोक की सुनने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड वो बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ। एकदम से लॉर्ड बेलमोर की तरफ देखने लग जाता है एंड सुनने की कोशिश करता है। डिस्पोक की आंख में एकदम से आंसू आने लग जाते हैं।
वो बोलते हैं कि मैं उसने ब्रीथ करते हुए अभी भी सुन सकता हूँ, लॉर्ड बेलमोर अभी भी जिंदा है। ये बात सुन के टोको, जिरिन और गोवान बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं और हम देखते हैं कि टोको के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में वापस आ जाते हैं और हम एक मॉन्स्टर आइलैंड को देख रहे होते हैं, यानी कि वो आइलैंड जहाँ पर एंड्रॉइड 17 रहता है। देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ आकर गिर रही होती है एंड वो चीज़ अचानक से धरती पे आके टकराती है। एंड्रॉइड 17 वहीं पे खड़ा हुआ होता है एंड वो भी ये सब चीज़ नोटिस कर रहा होता है। जंगल के बीचों बीच ये शिप लैंड हुआ होता है और वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि एक शिप के अंदर से एक शख्स निकलता है। इस शख्स को पहले अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा है। वो बोलता है कि फालतू का रोबोट, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है। अपने जेब में से किसी तरीके का ट्रैकर निकालता है एंड वो बोलता है कि आखिर एंड्रॉइड 17 कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 वहाँ पर आ जाता है एंड एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यूनिवर्स 3 के पेपर आर्मी हो ना, आखिर तुम इस आइलैंड में क्या कर रहे हो। पेपर आर्मी इस बार हंसते हुए बोलता है कि एंड्रॉइड 17 में यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें एक प्रपोजल दे सकूँ। तुम और मैं एक टीम अप क्यों नहीं कर लेते। तुम्हारे यूनिवर्स तक पहुँचने के लिए मैंने अपने यूनिवर्स के सुप्रीम काय का DNA भी लिया ताकि मैं कोई एंड्रॉइड बना सकूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचा दे। एंड्रॉइड 17 को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि इसका मतलब तुमने मेरा DNA भी लिया होगा। पेपर आर्मी बोलता है कि हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हारा एक बाल लिया था। एंड्रॉइड 17 इसके बाद बोलता है कि फिर से ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। एंड्रॉइड 17 वहाँ से जाने लग जाता है। पेपर आर्मी पूछता है कि तुम्हारा क्या फैसला रहा। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे प्रपोजल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पेपर आर्मी बोलता है कि मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी भी एक फैमिली है, तुम उसे डिफेंड कैसे करोगे। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अपने फैमिली को डिफेंड करने के लिए। पेपर आदमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो यार, तुम्हें पता भी है इस बार तुम्हारे एनिमीज कौन है। 17 बोलता है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर हम मारे गए तो समय आ चुका है। पेपर आदमी ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 के पास कोई आता है एंड वो आवाज़ बोलती है कि डैड, और हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे एंड्रॉइड 17 के हैं। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि सफाइल पल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एकदम से एंड्रॉइड 17 की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर इन्हें खेलने के लिए लेकर आई थी और तभी हमने तुम्हारी बात सुन ली। तभी एंड्रॉइड 17 की बेटी रोती हुए बोलती है कि डैड, कि हम मरना नहीं चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि आप मरो। 17 की वाइफ अपनी बेटी को चुप कराती है और बोलती है कि हम में से कोई भी नहीं मरने वाला है, चिंता मत करो, हमारे पास काफ़ी सारे साल बचे हुए हैं एंजॉय करने के लिए। एंड्रॉइड 17 के मन में काफ़ी सारी मेमोरीज आने लग जाती है, जो मेमोरीज उसने अपने फैमिली के साथ स्पेंड की है। और आखिरकार वो अपने पेपर आर्मी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। पेपर आर्मी भी ये बात सुन के खुश लग रहा होता है क्योंकि आखिरकार एंड्रॉइड 17 ने उसका प्रपोजल मान लिया। और दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएगा मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।